सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। हंदवाड़ा मुठभेड़ के बाद इंडियन आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की तरफ से बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान अभी भी आतंकियों को भारत में दाखिल कराने के अपने सीमित एजेंडे पर चल रहा है और पाकिस्तान को इसका एक पर्याप्त और एक बेहद ही सटीक जवाब दिया जाएगा और हम ये जवाब तब तक देते रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को प्रोत्साहित करने की अपनी नीति को नहीं छोड़ता है। और उन्होंने ये बात प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान कही है और उनका कहना था कि पाकिस्तान को सीज फायर का उल्लंघन करने से लेकर आतंकवाद का समर्थन करने तक के उनके सारे कृत्यों के लिए एक पर्याप्त जवाब दिया जाएगा। और आर्मी चीफ के मुताबिक जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान द्वारा लगातार सीज फायर का उल्लंघन करना एक वैश्विक जोखिम है और वे वहां रहने वाले निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। और उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि इंडियन आर्मी सीज फायर उल्लंघन और आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूती से जवाब देगी। और हंदवाड़ा मुठभेड़ में शहीद हुए 5 सुरक्षा कर्मियों पर आर्मी चीफ का कहना था कि हमें उन पर गर्व है। उन्होंने उत्तरी कश्मीर इलाके के गाँव में आतंकियों से नागरिकों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। और वहीं दूसरी तरफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो शांति आई है उससे पाकिस्तान बुरी तरीके से परेशान है और जिसके चलते शांति को भंग करने के लिए वो लगातार आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और साथ ही पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि जब भी जम्मू कश्मीर में शांति आती है तब पाकिस्तान उस शांति को भंग करने के लिए ऐसी हरकतें करता है, लेकिन हर बार भारत पाकिस्तान के इस हरकत का खुलासा कर देता है। रिलायबल डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक भारत के कावेरी इंजन प्रोग्राम को कई सारी प्रॉब्लम्स के कारण रोकना पड़ा है, जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड में इस इंजन की खराब परफॉर्मेंस, पर्याप्त मात्रा में थ्रस्ट जनरेट न कर पाना, ज्यादा वजन होना और साथ ही साथ एक अलग तरह की इससे आवाज आना। ये सब वो इश्यूज हैं जिनके चलते इस कावेरी इंजन प्रोग्राम को रोका गया है। और जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा कि हमने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के चीफ डिजाइनर और फॉर्मर डायरेक्टर कोटा हरि नारायण का भी कहना था कि भारत में टेस्टिंग फैसिलिटीज की कमी है। ये उन कारणों में से एक है जिसके चलते आज तक भारत अपने जेट इंजन को सफलतापूर्वक विकसित नहीं कर पाया है। और जबकि इस साल मार्च के महीने में डीआरडीओ चीफ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने मीडिया के साथ एक इंटरव्यू के दौरान इस कावेरी इंजन पर बात करते हुए कहा था कि भले ही अभी तक कावेरी इंजन के जिस वेरिएंट को विकसित किया गया है वो एलसीए तेजस की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन इसके और भी कई सारे अलग अलग वेरिएंट्स हैं जो अलग अलग एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और उनका ये भी कहना था कि भले ही कावेरी इंजन में हमें कोई खास सफलता नहीं मिली है, लेकिन इसके विकास के दौरान हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और अब इनकी मदद से हमारी टीम एक बार फिर से नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट इंजन को विकसित करने के लिए तैयार है। और अब इसी से जुड़ी एक और रिपोर्ट निकल के सामने आई है, जिसके मुताबिक कावेरी इंजन प्रोग्राम में खास सफलता न मिल पाने के कारण डीआरडीओ ने कुछ समय पहले रक्षा मंत्रालय से एक नए आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन प्रोजेक्ट को शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया था और उन्होंने इस नए प्रोजेक्ट के लिए रक्षा मंत्रालय से नई फंडिंग की मांग की थी। लेकिन रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि पहले डीआरडीओ इस बात को साबित करे कि वे छोटे प्रोजेक्ट्स को डिजाइन और पूरा कर सकते हैं और इसी पूरी प्रोसेस के दौरान वे इंजन्स के लिए नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजीज को विकसित करने पर भी काम करे। और इसलिए सोर्सेज के मुताबिक डीआरडीओ अपनी इस पहली परियोजना में एक छोटे इंजन को विकसित करेगी जो कि मैक्सिमम 52 किलो न्यूटन तक के ट्राई थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम होगा और इसका इस्तेमाल घातक यूसीवी प्रोग्राम को पावर करने के लिए किया जाएगा। और सोर्सेज का कहना है कि इस परियोजना के लिए करीब 1068 करोड़ रुपए तक का बजट पास किया गया है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि ये नया इंजन बेसिक ट्राई कावेरी इंजन की तुलना में ज्यादा एडवांस होगा। सीनियर ऑफिसर्स के मुताबिक भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो जल्द ही अपने पहले मैन स्पेस मिशन गगनयान के लिए मिसाइल और ऑर्बिटल मॉड्यूल सिस्टम की डिजाइन और कंस्ट्रक्शन को वैलिडेट करने के लिए परीक्षणों की एक श्रृंखला को शुरू करेगी। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि भारतीय स्पेस एजेंसी आने वाले महीनों में अपने पहले स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करेगी और साथ ही साथ अपनी खुद की एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी का निर्माण कार्य भी शुरू करेगी। और इसरो चीफ डॉक्टर के सिवन के मुताबिक उन्होंने पहली अनमैन्ड फ्लाइट को अगले साल के अंत तक लॉन्च करने की योजना बनाई है और जबकि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की पहली डेवलपमेंटल फ्लाइट आने वाले कुछ ही महीनों में आयोजित की जाएगी। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि इसरो सेमी क्रायोजेनिक इंजन के साथ साथ जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट यानी कि जीटीओ के लिए 10 टन तक की मिसाइल को विकसित करने पर भी काम कर रही है और जल्द ही इंडस्ट्रीज इसरो के पीएसएलवी रॉकेट को पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर भी करेगी।
आज 4 अप्रैल को उत्तरी कश्मीर के हंडवाड़ा में एक बार फिर से आतंकियों द्वारा सीआरपीएफ की एक पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया गया है और इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवानों के शहीद होने की खबर है और जबकि 7 जवान बुरी तरीके से घायल हुए हैं। और जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक इस हमले के बाद इस इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन जो एक खबर है ये वाकई में बेहद ही निराशाजनक है, क्योंकि इसी इलाके में अभी हमने अपने 5 सिक्योरिटी पर्सनल्स को ऑलरेडी खोया था और आज हमने एक बार फिर से अपने 3 और जवानों को खो दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से जल्द ही इसका एक बेहद ही पर्याप्त जवाब दिया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि ये हमला उन्हीं आतंकियों द्वारा किया गया है जो शनिवार को 21 RR के ऑपरेशन में बच निकले थे और ऐसे करीब 2 से 4 आतंकी होने का अनुमान है। और पिछले सप्ताह से अभी तक हम अपने टोटल 10 कॉम्बेटेंट्स को खो चुके हैं, जिनमें से 2 पाकिस्तान द्वारा किए गए सीज फायर में घायल हुए थे। बाकी अगर इस घटना पर कोई और जानकारी सामने आती है तो हम आपको अपने अगले एपिसोड में अपडेट कर देंगे और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन शहीद जवानों की आत्मा को शांति मिले। हाई इन्फेक्शन वाले प्रोन एरियाज को तेजी से डिसइंफेक्ट करने के लिए डीआरडीओ ने एक खास तरह के अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर को विकसित किया है और इस इक्विपमेंट का नाम है यूवी ब्लास्टर और इनका इस्तेमाल ऑफिसेज और लेबोरेटरीज में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स और अन्य वो सभी गैजेट्स जिनको डिसइंफेक्ट करने के लिए केमिकल मेथड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, वहाँ पर इसकी मदद से इन्हें डिसइंफेक्ट किया जाएगा। और केवल इतना ही नहीं बल्कि यूवी ब्लास्टर एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल, मेट्रोज, होटल्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज और वो सभी एरियाज जहाँ पर लोग काफी ज्यादा आते हैं वहाँ पर भी काफी ज्यादा प्रभावी है। और इसमें 43 वॉट तक की यूवीसी पावर वाले 6 लैंप हैं और ये 360 डिग्री में काम करते हैं। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।